जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके लेकिन हमारी जो ख़्वाहिश थी, वो ये थी कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के बाद कोई भी एक पार्टी जो है वो अक्सरियत में आएगी, अक्सरियत में आकर वो हुकूमत बनाएगी और पाकिस्तान के मसाइल आहिस्ता-आहिस्ता हल होते चले जाएँगे। लेकिन अभी जो यूँ समझ लीजिए कि कुछ लोगों का दिल नहीं भरा और मामलात जो हैं वो अभी भी जूँ के तूँ हैं और सबसे बड़ी जो एक अहम बात है वो ये है कि कोई भी मेजॉरिटी पार्टी जो है, कोई बड़ी पार्टी जो है, वो नेशनल असेंबली के अंदर सादा अक्सरियत नहीं ले सकी। अब इसके हवाले से बहुत सारी जो है वो चह-मगोइयाँ हैं, अफ़वाहें हैं जो कि बहरहाल हमारे मुल्क का एक मुकद्दर रही हैं। कि जहाँ पर हम जीतते हैं, हम कहते हैं जी कि इलेक्शन बहुत अच्छे हुए हैं, जहाँ पर हम हारते हैं, हम कहते हैं जी कि हमारे साथ धाँधली हुई है। तो ये बहरहाल एक टेक्निकल फ़ॉल्ट है हमारे साथ, ये शायद इसी तरह से चलेगा। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर कोई एक पार्टी जो है वो चाहे किसी भी तरीके से यूँ ही कह लीजिए क्योंकि अब मानने को तो कोई तैयार नहीं है कि हम हारे हैं, सिवाय चंद लोगों के जिन्होंने ग्रेसफुली जो है वो अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि चलें कि थोड़ी-सी 2 नंबरी ज़्यादा हो जाती, तो जिसको 92 सीट्स मिली हैं, उसको कोई 140 से 145 मिल जाती या चलें जिसको 76 मिली हैं, उसको कोई 120 से 130 मिल जाती या जिसको 58 मिली हैं, उसको कोई 120 मिल जाती। तो किसी भी एक पार्टी को बहरहाल मिलनी चाहिए थी, जो नहीं हो सका। अब उसका नुकसान ये है कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है, उसने 2000 पॉइंट्स के करीब जो है वो मंदी शो की। लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, इस उम्मीद के साथ कि शायद पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं। कुछ ब्लूमबर्ग की तरफ से बातें हुईं उसने भी पॉज़िटिविटी बहरहाल मार्केट को दी। लेकिन मसला ये है कि हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो तब्दील नहीं हो पा रहे। तो मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि जब तक आज का दिन भी बहरहाल हमें देखना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। अब इलेक्शन जैसे-तैसे भी थे वो हो चुके हैं, तो ज़्यादा देर नहीं की जा सकती। तो अगले 1 आध दिन में ये मामलात मुकम्मल तौर पर पाया तक मील तक पहुँच जाएँगे। तो मेरा ये ख़्याल है कि जब तक कोई एक जो है वो हुकूमत का ढाँचा हमारे सामने नहीं आ जाता कि कौन-सी गवर्नमेंट जो है वो क्या करने जा रही है। मेरा ख़्याल है कि कोई अगर 1-2 दिन और मज़ीद इंतज़ार कर लिया जाए और मार्केट को ज़रा दूर से देखा जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। देखिए हर बंदे की एक अपनी स्ट्रैटेजी होती है। आप मेरी स्ट्रैटेजी से इख्तलाफ़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पैसा तो आपका है ना, आपने लगाना है। जो मेरी मेरी स्ट्रैटेजी है वो मेरे पैसे के हवाले से है। मेरी स्ट्रैटेजी का मुझे फ़ायदा या नुकसान होगा, आपकी स्ट्रैटेजी का आपको फ़ायदा या नुकसान होगा। तो बेहतर ये है कि बातें सबकी सुनें लेकिन फ़ैसला अपना करें और कोशिश ये करें कि किसी की भी स्ट्रैटेजी को अपनाए बगैर आप डिसीज़न करें, ताकि कल को अगर आपको फ़ायदा या नुकसान होता है, तो वो कम से कम आप उसको ओन तो कर सकें। मेरी ज़ाती स्ट्रैटेजी ये है या जो दोस्त मेरे साथ काम करते हैं, उनके साथ मेरी अभी जो स्ट्रैटेजी है, जो शेयरिंग है, वो यही है कि अभी हम 1 आध दिन इंतज़ार करेंगे। कोई हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जो है वो इतना जो है वो रिस्क लेते फिरें। हमने ऑलरेडी जो है वो अपनी जो है वो चूँकि कुछ सेलिंग कर रखी है, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मेरी स्ट्रैटेजी जो है अभी 1-2 दिन इंतज़ार करने की, अगर फ़र्ज़ कीजिए हम ये समझ लेते हैं कि आज से ठीक 3 दिन के बाद जो है वो मेरी स्ट्रैटेजी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती है। हम इसको अज़्यूम कर लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? एक वो शेयर जो आज ₹12 का ट्रेड हो रहा है या वो शेयर जो आज ₹23 का या ₹28 का या ₹32 का ट्रेड हो रहा है या ₹45 का ट्रेड हो रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ₹46 पे चला जाएगा, ₹43 पे चला जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम उस वक़्त बाय कर लेंगे। लेकिन वेट एंड सी को कोई हालात जो हैं वो सिमत तो इख्तियार करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर जो डायरेक्शन होती है ना, वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। अगर डायरेक्शन तब्दील ना हुई, ये जो 1200 पॉइंट्स जो मार्केट ने निकाले हैं, जो 2000 थे लेकिन मार्केट ने रिकवर किया, 2000 से ज़्यादा थे। अगर ये डायरेक्शन तब्दील नहीं होती, तो फिर सर कभी चांसेस हैं कि जो इस वक़्त जो शेयर जो है, वो 42 का या 45 का मिल रहा है, वो आपको 36-37 पे मिल जाए। तो मेरा ख़्याल है कि अभी इंतज़ार करना चाहिए। तो ये तो था एक थोड़ा-सा ओवरव्यू
कि जो हमारे हालात हैं और जो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मेरी ज़ाती राय है। आगे चलते हैं, थोड़ा-सा जुमे वाले दिन के ऊपर जो है वो हम देखते हैं क्या सिचुएशन रही। 1200 पॉइंट्स जो हैं वो क्लोजिंग पे थे मार्केट के, लेकिन सुबह के वक़्त जब मार्केट खुली है, तो यकीनन हालात जो हैं वो बहुत टाइट थे, लेकिन उसके बाद सिलसिला बहरहाल जूं का तू चलता रहा। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो 1200 पॉइंट्स की कमी के साथ आगे हमें अपर कैप पर जो है वो पीआईसीटी नज़र आ रहा है, देन सो एंड सो। और लोअर कैप की बात करें तो कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो लोअर कैप में नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इत्माद जो है वो अभी है कि अगले 1 आध दिन के अंदर हमारी गवर्नमेंट जो है वो फ़ॉर्म हो जाएगी। लेकिन आप ये चीज़ मत भूलिएगा कि अभी जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारी सीटें जो थी वो 155 थी, जिनको कम करके 90 कर दिया गया है। अगर ये इन लोगों ने तलवार निकाल ली, तो फिर आपको तो पता है ये धरनों के मास्टर हैं। तो जब ये धरनों के मास्टर हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। फिर पाकिस्तान की इकॉनमी सँभलेगी नहीं और जिस दलदल में हम फँसे हैं इसी में फँसते चले जाएँगे। तो इसलिए देखना चाहिए कि उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। अगर वो केपीके में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं और जबकि जैसा कि उनका हक है, उनको वहाँ पे मौका मिलना चाहिए। बल्कि नेशनल असेंबली में भी उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन मसला ये है ना कि उनके पास पार्टी कोई नहीं है। अगर पार्टी बन जाती हैं, वो किसी तरफ चले जाते हैं, उनकी एक सॉलिड पोज़ीशन बन जाती है, तो वैसे आपस की बात है मार्केट फिर भी क्रैश कर जाएगी। अब ये मेरी राय है, आप इससे यकीनन इख्तिलाफ कीजिए। लेकिन जो हमने माज़ी में देखा है म देखिए, हम रिसर्चर कौन होता है जिसने माज़ी के डाटा की बुनियाद पर डिसीज़न करने होते हैं। माज़ी का डाटा ये बताता है कि अगर सूरत-ए-हाल उस तरफ जाती है, जो कि अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पर बात करें तो जानी चाहिए, उनका हक बनता है, लेकिन मार्केट क्रैश करेगी। ये एक ये हिस्ट्री बताती है। फ्यूचर में करती है या नहीं करती वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ख्वाहिश हमारी ये है कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, फिर जो होता है फिर सबके साथ ही है। खैर आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हाँ, ये पार्क सुज़ुकी के हवाले से एक खबर थी, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आपको पता है ये डीलिस्टिंग के हवाले से इनकी बातें हो रही हैं। अभी एक साहब हैं, इन्वेस्टर हैं नदीम निसार साहिब, उन्होंने चैलेंज कर दिया है जी कि जो आपने प्राइस हमें दी है, हमें ये वारा नहीं खाती। हम इस पे आपको शेयर्स नहीं बेचेंगे। अब मज़े की बात ये है कि अब ये ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है। अब ब्लैकमेलिंग मैं इसको क्यों कह रहा हूँ? ब्लैकमेलिंग मैं इस फॉर्म में नहीं कह रहा कि ये 2 नंबरी होने लगी है। देखिए, जिस बंदे के पास कंपनी के 10% से ज़्यादा शेयर्स हैं, वो हक रखता है कि वो जैसे चाहे जो है वो बात करे। उसका पूरा हक है, 10% बहुत ज़्यादा उसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये ब्लैकमेलिंग एक जस्ट काइंड ऑफ ये समझ लीजिए एक टर्म मैंने यूज़ की है। लेकिन इसका फ़ायदा उन तमाम लोगों को होगा जिनके पास पार्क सुज़ुकी के शेयर्स अभी तक मौजूद हैं। अब वजह क्या है? ये डिक्टेट कैसे कर सकते हैं? डिक्टेट इस हवाले से कर सकते हैं कि कानून ये कहता है कि अगर पार्क सुज़ुकी ने डीलिस्ट होना है तो 90% से ज़्यादा के एटलीस्ट 90% का फ्लोट उसके अपने पास होना चाहिए। अब जिस वक़्त हम यहाँ पर अगर हम देखें, ये उनके लिए अच्छी खबर है जो लोग पीएसएमसी के शेयर्स लेके बैठे हुए हैं कि इसका जो फ्री फ्लोट है, सर वो तकरीबन कुछ 26% के करीब 26.49 साढ़े 26 है। अब इसमें से इनको डीलिस्ट होने के लिए 90% यानी कि इसमें से कम जो है वो साढ़े 16% इनको शेयर्स इनके पास मज़ीद होने चाहिए, खरीदे होने चाहिए इनके पास, तब जाके ये फैसला कर सकते हैं। अब नदीम साहब के पास तो सीधे-सीधे 10% हैं। तो बाकी जो है वो पीछे बचे 16% वो कहाँ से खरीदेंगे? तो इसलिए अब ये मामला आगे जाएगा और अपनी मर्ज़ी की प्राइस ये लेंगे, लिहाज़ा जिनके पास हैं वो पैनिक ना करें, सुकून करें। अब नदीम साहब उतर आए हैं ना मैदान में, तो जब ये केस लड़ेंगे को प प्राइस डिसाइड होगी, तो इसका फ़ायदा सिर्फ़ उनको नहीं होगा, बल्कि उनके साथ दीगर जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको भी होगा। लिहाज़ा अब पैनिक ना कीजिएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सिलसिला। आगे चलते हैं जी और ओवरऑल मार्केट की बात करें तो यकीनन मार्केट जो था उसमें एक क्रैश की सिचुएशन थी। पॉइंट्स जो हैं वो सेक्टर वाइज़ बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस ने 250 पॉइंट्स निकाले, फिर कमर्शियल बैंक्स ने भी रफली 250 निकाले। फर्टिलाइज़र ने कोई 160 पॉइंट्स निकाले। अगर ये सिलसिला इसी तरह से आगे चलता है, जो कि फ़िलहाल तो चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो फिर ये जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, उनके उनके लिए मार्केट एक मर्तबा फिर जो है, वो दरवाज़े खोल रही है।
तो उनको देखना चाहिए, को शेयर्स की आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए और शेयर्स आइडेंटिफाई करके वहाँ इन्वेस्टमेंट की तैयारी करनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है वो मैं अपनी भी एक जो खबर जो है वो शामिल कर लें कि यस्टरडे सैटरडे वाले दिन जो हमारा इन्वेस्टर्स के लिए जो सेशन था, उसका पहला जो है वो पार्ट हुआ और उसमें जो है वो हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की। तो बैच 1 की जो पहली क्लास थी वो कल हो चुकी है, दूसरी क्लास जो है अब ये कमिंग सैटरडे वाले दिन होगी और बैच 2 जो है ये 24 तारीख से शुरू हो रहा है। अभी इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रही है, उसमें सीट्स हैं। अगर आप दोस्तों में से कोई हमारी इन्वेस्टर्स की ट्रेनिंग को अगर जॉइन करना चाहता है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तमाम तफ़सीलात जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इस ट्रेनिंग के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपने शेयर्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। फिर आपने मुमकिना तौर पर उन उन शेयर्स के हवाले से राय कैसे कायम करनी है कि ये कितना आउटपुट आपको दे सकते हैं। फिर कुछ स्ट्रैटेजीज़ हमने डिस्कस करनी है इसमें कि आपने शेयर्स को लो पे आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है, हाई पर एग्ज़िट कैसे लेना है और अपनी जो कॉस्ट है शेयर की, उसको आपने उसमें कंपाउंडिंग जो इम्पैक्ट है वो कैसे जनरेट करना है। तो ये कुछ छोटी-मोटी सी टेक्निक्स जो हैं वो हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 वीक्स का कोर्स होगा जो कि एवरी सैटरडे होता है, अराउंड 2 घंटे की क्लास होती है। तो उसमें हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग जॉइन करना चाहता है कर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो तीसरा इसका बैच होगा, वो फिर ईद के बाद और फिर वो बाद में देखेंगे कि हमने कब जो है वो इसको मैनेज करना है। वापस चलते हैं जी और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, उनकी तरफ चलते हैं। जुम्मे वाले दिन जो रिज़ल्ट्स आए, उसमें एक जो है वो सेंचुरी पेपर्स का है, जिसमें 14 पैसे की अर्निंग दी है। उसके बाद ट्राईपैक फ़िल्म है जिसमें ₹25 की अर्निंग और ₹6 का डिविडेंड है। आखिर में हम डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखिए, कैंडलस्टिक जो है वो राइट एट द मोमेंट तो हमें ये बता रही है कि इन्वेस्टर का जो एतमाद है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। बहुत अच्छी रिकवरी जो है वो मार्केट ने दी और एक डिप पर जो है वो लोगों ने इसको बाय किया। यकीनन एक अपॉर्च्युनिटी थी, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हमारा ये मसला जो है, क्या ये वक़्ती है या ये प्रोलॉन्ग करेगा? अगर तो ये मसला को वक़्ती होता तो यकीनन ये जो आपको रिकवरी मार्केट में नज़र आ रही है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जनरेट करती है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर कल भी ये फ़ैसला नहीं होता कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, तो शायद ये जो रिकवरी है, ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो मौजूदा हालात के अंदर अगर आप ये कहें जी कि मैं टेक्निकल्स की बुनियाद पर जो है वो बाइंग बाइंग करने की कोशिश करूँ, तो मेरा ख़्याल है कि शायद ये मुनासिब फ़ैसला नहीं होगा। तो वक़्ती तौर पर अभी ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है, इसको हमें इग्नोर करना चाहिए और चूँकि इसलिए कि जो प्रॉब्लम है वो टेक्निकल्स नहीं है। देखिए, स्टॉक मार्केट में 2 चीज़ें होती हैं ना, टेक्निकल और फंडामेंटल्स, हमने दोनों को देखना होता है। इस वक़्त जो हमारे मसाइल हैं वो टेक्निकल्स नहीं है, वो फंडामेंटल प्रॉब्लम है। तो जब तक फंडामेंटल्स दुरुस्त नहीं होंगे, हम टेक्निकल चार्ट की बुनियाद पर क्या कर सकते हैं? तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अभी जो पाकिस्तान के जो फंडामेंटल्स हैं, ख़ास तौर पर इलेक्शन के हवाले से, वो ही सारे मामलात को लीड करेंगे। अभी 1 आध दिन हमें इंतज़ार करना चाहिए, देन जो है वो फिर हम देखेंगे कि आया कि ये जो कंटिन्यूटी है, ये सस्टेन कर पाती है या नहीं। उसकी वजह ये है कि हमारी डायरेक्शन जो है ये शुरू होगी हमारी कौमी असेंबली के अंदर फॉर्मेशन से। कौमी असेंबली के अंदर फॉर्मेशन कैसे बनती है, उसमें जो भी पार्टी हुकूमत बनाती है, वो कितने परसेंटेज के साथ स्ट्रॉन्ग होती है। अगर वो गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, तो देन ये टेक्निकल्स जो हैं, ये फंडामेंटल को सपोर्ट करेंगे और हमारी मार्केट एक अच्छी मूव देगी। लेकिन अगर फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट जो है, वो कमज़ोर होती है, तो सर फिर ये टेक्निकल्स फंडामेंटल को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि अभी इंतज़ार करना चाहिए। इसलिए मैं आज टेक्निकल्स की बुनियाद पर कोई बात नहीं कर रहा। बस जी, अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। पैसा आपका है, सोच समझ कर इस्तेमाल करें। कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने जो स्ट्रैटेजी आपके साथ बयान की है, आप इसको फ़ॉलो करें। माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त वीडियो बनाते हैं, आपकी अपनी भी वर्किंग होगी, उसको फ़ॉलो करें और कोशिश ये करें कि आपकी स्ट्रैटेजी के नतीजे में आपको जो भी लॉस या प्रॉफ़िट होता है, उसको ओन कीजिए। जब आप ओन करेंगे कि दिस इज़ माय डिसीजन, तो फिर उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।